कांति महाविद्यालय द्वारा संचालित इस ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। इस कोरोना के संकट काल में ये जो ऑनलाइन क्लास का विकल्प निकाला गया है या चुना गया है, ये कोई अस्थायी विकल्प नहीं है। ये कि जब तक कोरोना का प्रकोप कम नहीं होता है तब तक के लिए ही ये ऑनलाइन कक्षाएं संचालित होंगी और यूट्यूब पर जाकर के अन्य माध्यम भी हैं इस महाविद्यालय के, उन पर भी जाकर के आप ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। नया सत्र प्रारंभ हो चुका है। कक्षाएं भी यथाशीघ्र संचालित होंगी ऑफलाइन। ऑनलाइन कक्षाओं के अनंतर जो इस महाविद्यालय ने ऑनलाइन कक्षाओं को चलाने का विचार किया है, योजना बनाई है, ये वास्तव में छात्रों के हित के लिए है, उनके कल्याण के लिए है। आज हम बात करते हैं हिंदी के सिलेबस पर कि बीए करते करते बीए प्रथम वर्ष, द्वितीय वर्ष, तृतीय वर्ष, इन कक्षाओं में किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है। जैसे हिंदी साहित्य है जो समग्र है। पिछले लेक्चर में हमने बताया कि हिंदी साहित्य का जो हमारा इतिहास है वो लगभग 1000 वर्षों का है। तो 1000 वर्ष का गद्य और पद्य का साहित्य हम एक साथ तो पढ़ नहीं सकते। तो किसी भी विषय का अध्ययन करने के लिए उसको हम कुछ खंडों में बांट देते हैं, कुछ टुकड़ों में उसको हम बांट देते हैं और फिर जब उसका हम खंडवार अध्ययन करते हैं तो एक तो अध्ययन करने में हमको आसानी भी होती है और यह शंका भी नहीं रहती है कि कहीं कोई बिंदु छूट न जाए। तो वैसे माहौल में जब ये दुर्भाग्य कहा जाएगा कि बच्चे सामने नहीं हैं, लेकिन फिर भी आप क्लास ज्वाइन करें। उसके अनंतर जो शंकाएं, जो प्रश्न आपके दिमाग में उठ रहे हैं, उनको भी आप लोग पुटअप करें, उनको पूछें और उसका भी संतोषजनक उत्तर आपको मिलेगा और दिया जाएगा। आइए हम बात करते हैं बीए के पाठ्यक्रम की, सिलेबस की। सबसे पहले हम बात करते हैं बीए प्रथम वर्ष। बीए प्रथम वर्ष की बात करने से पहले हम ये स्पष्ट कर लें या समझ लें कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत मुख्य रूप से, मोटे रूप में 4 बिंदुओं को शामिल किया गया है या 4 क्षेत्र हम कह सकते हैं। नंबर 1 गद्य साहित्य, यानी हिंदी भाषा में हिंदी के प्रारंभ से लेकर के अद्यतन अब तक जो कुछ भी साहित्य के नाम पर लिखा गया है वह गद्य का साहित्य। कविता के नाम पर जो कुछ लिखा गया है वह कविता का साहित्य। 2 पार्ट हो गए, एक गद्य और दूसरा पद्य, और तीसरा है काव्यशास्त्र, जिसका स्नातक स्तर से कोई विशेष मतलब अभी तक तो फिलहाल नहीं है। काव्यशास्त्र का कोई विषय अभी आपके पाठ्यक्रम में नहीं है, न फर्स्ट ईयर में, न सेकेंड ईयर में और न ही थर्ड ईयर में। अगला बिंदु है, अगला वर्ग है भाषा, यानी हिंदी साहित्य के अंतर्गत हम भाषा का भी अध्ययन करते हैं। भाषा का स्वरूप, भाषा का विकास, भाषा के परिवर्तन और उन भाषा की विभिन्न बोलियों में लिखा जाने वाला साहित्य, उसका अध्ययन और उसकी प्रासंगिकता इत्यादि। स्नातक स्तर पर 2 बिंदु इनमें से आपके पाठ्यक्रम में मुख्य रूप से शामिल है, एक गद्य और दूसरा पद्य। अब अगर हम बीए प्रथम वर्ष की बात करें तो प्रथम वर्ष में
गद्य का कौन कौन सा खंड शामिल किया गया है, पद्य का कौन कौन सा खंड शामिल किया गया है, या किस किस काल का काव्य किस वर्ष में है, ये हमें समझना होगा। तो जैसे साहित्य की दो विधाएं हैं, गद्य और पद्य, उसी प्रकार से बीए प्रथम वर्ष और बीए द्वितीय वर्ष, इन दोनों वर्षों में दो दो पेपर हैं। पहला गद्य का और दूसरा पद्य का, एक गद्य और दूसरा पद्य। थर्ड ईयर में जाकर के 3 पेपर होते हैं, उसकी बात हम आगे करेंगे। फिलहाल हम देखते हैं बीए प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में सम्मिलित किए गए, शामिल किए गए जो प्रकरण हैं, जो बिंदु हैं, जो विषय हैं, हम उनकी बात करते हैं। जैसा कि हम बता चुके हैं कि हिंदी साहित्य का जो हमारा इतिहास है, हिंदी भाषा की जो हमारी उम्र है, जीवन है, वो लगभग मोटे तौर पर विभिन्न भाषा वैज्ञानिकों की निगाह में लगभग मोटे रूप में 1000 वर्षों का है। यानी हिंदी भाषा को अस्तित्व में आए और हिंदी भाषा में लेखन का प्रारंभ, ये प्रक्रियाएं लगभग 1000 वर्षों से, 1 सहस्राब्दी से, 10 दशक से, शतक, 100 वर्ष, शताब्दी, 10 शताब्दियों से हिंदी भाषा में साहित्य का लेखन हो रहा है। तो 1000 वर्ष का जो हमारा साहित्य है, गद्य का और पद्य का, सन 1000 से लेकर के अब तक जो कुछ भी लिखा गया है, उस सब का जो अध्ययन है, वो हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास है और इसी के अंतर्गत वो आता है। यानी सन 1000 से लेकर के और अब तक जो कुछ भी लिखा गया है हिंदी भाषा में, वह समस्त हिंदी साहित्य है और उसी का अध्ययन हमें स्नातक स्तर पर करना है। अब इन 1000 वर्षों का जो साहित्य है, वह किस प्रकार से इसमें शामिल हुआ है, अब इसको देखते हैं। आप सभी लोग जानते होंगे, या जो नहीं जानते हैं उनके जानने के लिए, जो भी हमने चर्चा की कि हिंदी साहित्य का इतिहास 1000 वर्षों का है, तो क्या इस 1000 वर्ष के संपूर्ण साहित्य का अध्ययन हम एक साथ कर सकते हैं? नहीं कर सकते। मान लिया हमें किसी जनपद का कोई सर्वे करना है, संपूर्ण जिले का, तो हम क्या करेंगे? क्या एक तरफ से हम शुरू कर देंगे? या अगर टीम है, कई लोग हैं, तो जो जहां पाएगा वही शुरू कर देगा और हो जाएगा? नहीं होगा। इसके लिए हम क्या करेंगे? इसके लिए हम जो हमारा विषय है, जो हमारा क्षेत्र है, उसको हम कुछ टुकड़ों में, कुछ खंडों में बांट लेते हैं। क्लियर हुआ? यानी जो हमारा समग्र है, जैसे कोई चीज़ है और उसका हम सेवन एक साथ नहीं कर सकते हैं, तो क्या करते हैं? किस्तों में करते हैं। कोई सामान लेने के लिए हम जाते हैं और उस सामान को खरीदने के लिए एक मुफ्त पैसा हमारे पास नहीं है, यह हम इकट्ठा नहीं कर सकते हैं, तो उसके लिए व्यवस्था क्या की गई? किस्तों में। यानी धीरे धीरे आप भुगतान करते रहें, तो संपूर्ण कीमत इकट्ठा ना होने के बावजूद भी आप उस सामान को आसानी से खरीद सकते हैं। अब प्रश्न यहां पर यह है कि इस 1000 वर्ष के साहित्य को किस प्रकार से बांटा जाए? संपूर्ण का अध्ययन तो हो नहीं सकता है, और अगर उसको हम कुछ भागों में बांटें, विभक्त करें,
तो हमको अध्ययन में आसानी होगी। तो जो हिंदी साहित्य के इतिहास के अध्ययन को सरल बनाने के लिए, सुगम बनाने के लिए उसको कुछ टुकड़ों में बांट दिया गया, और जिन टुकड़ों में बांट दिया गया उनको कालखंड कहा गया है, यानी समय में बांट दिया गया। इतने समय से लेकर के इतने समय तक एक प्रकार का साहित्य है, इतने समय से लेकर के इतने समय तक ये दूसरे प्रकार का साहित्य है, इतने समय से लेकर के अब तक ये तीसरे प्रकार का साहित्य है। यानी 3 कालखंडों में हिंदी साहित्य के इतिहास को बांट दिया गया और उसको नाम दिया गया आदिकाल, मध्यकाल और आधुनिक काल। क्लियर हो रहा है? जो बात हमने अभी की कि हिंदी साहित्य के संपूर्ण इतिहास का अध्ययन करने के लिए संपूर्ण हिंदी साहित्य के इतिहास को 3 कालखंडों में बांटा गया, क्योंकि विभिन्न भागों में बांटना हमारी मजबूरी थी। बगैर उसको विभक्त किए हम समग्र अध्ययन नहीं कर सकते। गद्य को अलग कर दिया गया और पद्य को अलग कर दिया गया। अब हम बात करते हैं कविता की, पद्य की। तो कविता का जो हमारा 1000 वर्ष का इतिहास है, इसको 4 भागों में बांट दिया गया, 3 भागों में बांट दिया गया। हाँ, 4 भी गलत नहीं है, आगे बताएंगे अभी इसको 3 भागों में कैसे बांटा गया और 4 भागों में कैसे बांटा गया। पहला कालखंड आदिकाल, दूसरा मध्यकाल और तीसरा आधुनिक काल। मध्यकाल को आदि यानी प्रारंभ, आदिकाल प्रारंभिक काल, मध्यकाल यानी बीच का कालखंड और फिर आधुनिक काल यानी जो समय इस समय चल रहा है। इसके बावजूद इसको हम वर्तमान काल नहीं कहेंगे। जो समय चल रहा है, अगर इसको आधुनिक काल कहा गया तो इसको हम वर्तमान काल की भी संज्ञा दे सकते हैं, लेकिन इसको हम वर्तमान काल नहीं कहेंगे, इसको हम आधुनिक काल ही कहेंगे। आधुनिक क्यों कहेंगे, वर्तमान क्यों नहीं कहेंगे? ये जब आधुनिक काल का प्रसंग आएगा उस बिंदु पर, उस विषय पर इसको क्लियर किया जाएगा। तो हिंदी साहित्य के इतिहास के जो 3 कालखंड हैं, आदिकाल, प्रारंभिक काल, मध्यकाल, बीच का काल, आधुनिक काल, जो चल रहा है, फिर हम वर्तमान काल नहीं कहेंगे इसको। हालांकि कुछ लोगों ने इसको वर्तमान काल कहा भी है। तो अब हम बात करते हैं कि इन 3 कालखंडों में कौन कौन से कालखंड का अध्ययन हमको बीए के किस वर्ष में करना है। मध्यकाल की हम बात करें तो मध्यकाल को भी 2 उपकालों में बांट दिया गया। बात समझिए, आदिकाल फिर मध्यकाल, और मध्यकाल को फिर 2 कालों में बांट दिया गया। वे 2 काल हैं भक्तिकाल और रीतिकाल, और फिर आखिरी अंतिम आधुनिक काल। तो इस तरह से हम देखते हैं कि कितने कालखंड हमारे सामने आए, 4, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। तो यहाँ पर इस बात को स्पष्ट समझ लेना चाहिए कि अगर मध्यकाल कहा जा रहा है, मध्यकाल शब्द का प्रयोग अगर हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसके अंतर्गत भक्तिकाल और रीतिकाल ये दोनों शामिल हैं। तो जो पहले का कालखंड है, मध्यकाल का जो पहले का जो आधा है, वो है पूर्व मध्यकाल, पूर्व यानी पहले, और जो आधे के बाद का खंड है वो हमारा है उत्तर मध्यकाल। ठीक, मध्यकाल का जो पूर्वार्ध है, पहले पूर्व का आधा जो कालखंड है वो भक्तिकाल है, और जो उत्तरार्ध है, उत्तर धन अर्ध, उत्तर यानी बाद, अर्ध यानी आधा,
उत्तर बाद का जो आधा कालखंड है वो रीतिकाल है। आधा भक्तिकाल और आधा रीतिकाल, दोनों को मिला करके मध्यकाल। और अगर हम भक्तिकाल रीतिकाल नाम न लें, कोई दूसरा नाम लेना चाहें, तो फिर पूर्व मध्यकाल और उत्तर मध्यकाल। क्लियर हो रहा है? क्योंकि इसमें लोग भ्रम पाल लेते हैं, जबकि यहाँ पर कोई भ्रम नहीं है। अगर एक बार ध्यान से इस बात को, इस तथ्य को सुन लेंगे, तो फिर हमेशा के लिए जो ये तमाम भ्रम मन में आ जाते हैं, ये हमेशा के लिए दूर हो जाएंगे। मेन भ्रम आता है मध्यकाल में। स्पष्ट करने के लिए मैं फिर बता रहा हूँ, मध्यकाल यानी बीच का कालखंड, मध्यकाल के पहले का कालखंड आदिकाल, मध्यकाल के बाद का कालखंड आधुनिक काल। तो जो हमारा बीच का कालखंड है, जो हमारा मध्यकाल है, इस मध्यकाल को भी दो भागों में बांटा गया। तो अगर मध्यकाल नाम के आधार पर हम इसका विभाजन करें, तो फिर मध्यकाल के दो भाग, पूर्व मध्यकाल यानी पूर्वार्ध, पहले का आधा। यानी मध्यकाल को जब हम दो भागों में बांट देंगे, तो जो पहले का आधा होगा वो पूर्व मध्यकाल है, और जो बाद का आधा कालखंड है वो रीतकाल है। हम ये भी कह सकते हैं कि जो पहले का आधा कालखंड है वो पूर्व मध्यकाल है। मध्यकाल अगर नाम है, इस आधार पर पहले का आधा कालखंड पूर्व मध्यकाल, और जो बाद का आधा कालखंड है वो उत्तर मध्यकाल होगा। यानी अब इतना कहने का, इतना बताने का हमारा आशय ये है कि पूर्व मध्यकाल यानी भक्तिकाल, यानी चाहे हम पूर्व मध्यकाल कहें और चाहे भक्तिकाल कहें, आशय हमारा एक कालखंड से ही है। दूसरी तरफ हम चाहे उत्तर मध्यकाल कहें, यानी मध्यकाल का उत्तरांश, उत्तरार्ध, तो चाहे उसको हम उत्तर मध्यकाल कहें और चाहे उसको हम रीतकाल कहें, दोनों का आशय एक ही है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमारा मध्यकाल है वो मुख्य है, आधुनिक काल भी मुख्य है, आदिकाल भी, वो तो जड़ ही है, अप्रमुख कोई नहीं, सारे मुख्य हैं। लेकिन पाठ्यक्रम में जिस हिसाब से, जिस तरह से, जिस क्रम से विषय को शामिल किया गया है, उसमें अगर हम बात करें बीए प्रथम वर्ष में, तो एक पेपर आपका हो जाएगा गद्य का, एक हो जाएगा पद्य का। तो जो पद्य का हमारा पेपर है, जो कविता का हमारा विषय है, उसमें किस काल की कविताएं शामिल की गई हैं? काल कौन कौन से हैं? 4 काल बोल दिए, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतकाल, आधुनिक काल। इतना क्लियर है। हिंदी साहित्य का जो 1000 वर्षों का ये दीर्घ इतिहास है, यह इतिहास 4 कालखंडों में विभक्त किया गया है। पहला आदिकाल, दूसरा भक्तिकाल, तीसरा रीतकाल और चौथा आधुनिक काल। इन्हीं 4 कालखंडों का अध्ययन आपको बीए में करना है। इन्हीं 4 कालखंड, और 4 में भी अब छोड़ दीजिए पहला कालखंड, आदिकाल फिर निकाल दीजिए आप। केवल भक्तिकाल, रीतकाल और आधुनिक काल के साहित्य का अध्ययन आपको बीए में करना है। तो जब हम आदिकाल को बाहर कर देंगे तो हमारा बचता है मध्यकाल, मध्यकाल यानी भक्तिकाल और रीतकाल, और फिर हमारा बचता है आधुनिक काल। इन तीनों कालखंडों का साहित्य बीए के 3 वर्षों में एक नियोजित तरीके से सम्मिलित किया गया। अब हम बीए प्रथम वर्ष में अगर काव्य खंड की बात करें, जो हमारे बच्चे बीए थर्ड ईयर के सुन रहे हैं, जो बीए सेकेंड ईयर के बच्चे इस लेक्चर को सुन रहे हैं, उनको याद होगा
और जो बच्चे फर्स्ट ईयर के हैं वो जान लें कि बीए प्रथम वर्ष में मध्यकाल का जो काव्य है वही आपको पढ़ना है। ना आदिकाल की कविता आपको पढ़नी है, ना ही आधुनिक काल के किसी कवि को आपको पढ़ना है। पढ़ना किसको है? केवल और केवल मध्यकाल। और मध्यकाल का आशय हमारा किस कालखंड से है, किन किन कालखंडों से है? अभी हमने कहा कि मध्यकाल कहने का आशय कि इसमें दो काल सम्मिलित हैं। वही दो काल कौन से हैं? भक्ति काल और रीति काल। यानी बीए प्रथम वर्ष में हमें मध्यकाल के कवियों का अध्ययन करना है। मध्यकाल यानी भक्ति काल, रीति और उत्तरार्ध मध्यकाल का यानी रीति काल। भक्ति काल और रीति काल के कवियों का अध्ययन, उनकी कविताओं का अध्ययन हमको बीए प्रथम वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र में करना होगा। अब अगर हम बात करें कि इस मध्यकाल के कवि कौन कौन से हैं, यह प्रश्न आपसे अगर पूछा जाए कि मध्यकाल के किन्हीं चार कवियों के नाम बताइए, तो कितने लोग हैं जो मध्यकाल के चार कवियों के नाम बता सकते हैं? ठीक है, मध्यकाल के कवियों में, या अगर इसको हम फिर बांट लें भक्ति काल, रीति काल, तो भक्ति काल के कवियों में कौन कौन से कवि आते हैं? अब कुछ आसान होगा। भक्ति काल के कवियों में से किन किन कवियों की गणना की जाती है, या कौन कौन से कवि ऐसे हैं जो भक्ति काल में आते हैं, जिनका अध्ययन बीए प्रथम वर्ष में होना है, हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों को करना है? अब यहाँ पर अगर ऑफलाइन क्लास होती तो यहाँ बच्चों से जानकारी ली जाती, क्या कौन कौन से कवि आपकी निगाह में भक्ति काल के हैं। हो सकता है आप नए नाम बताते, कोई गलत नाम बताते, जो लेखक आधुनिक काल का है आप उसको मध्यकाल का बोल दें। आप गलत बताते तो आपको ये तो मालूम होता कि ये उत्तर हमारा गलत है। तो मध्यकाल के मुख्य कवियों में या मध्यकाल का जो पूर्वार्ध है भक्ति काल के मुख्य कवियों में निर्गुण काव्य परंपरा के प्रवर्तक महात्मा कबीरदास, सूफी काव्य परंपरा के प्रतिनिधि कवि सिरमौर कवि मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, राम भक्ति परंपरा के अमर गायक महात्मा तुलसीदास, और कृष्ण भक्ति परंपरा का गान करने, कृष्ण भक्ति परंपरा की कविता को चरम पर पहुंचाने वाले, कृष्ण भक्ति काव्य के माध्यम से हिंदी साहित्य की श्री वृद्धि करने वालों में जो सबसे ऊपर नाम आता है वो महात्मा सूरदास का है। तो इस प्रकार से ये चार कवि हमारे सामने आते हैं मध्यकाल के: कबीरदास, मलिक मोहम्मद जायसी, गोस्वामी तुलसीदास और महात्मा सूरदास। ये चार कवि आपके हो गए। एक कवि ऐसे हैं कि जो ना तो भक्ति काल में है और न रीति काल में है, या इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि वो भक्ति काल में भी हैं और रीति काल में भी हैं। भक्ति काल के अंतिम पुरुष, रीति काल के प्रथम पुरुष। रीति काल का प्रवर्तक भी जिनको कुछ लोग मानते हैं, ऐसे रचनाकारों में नाम आता है, या ऐसे रचनाकार का नाम है केशवदास, आचार्य केशवदास। इतने बड़े बड़े कवि हुए
तुलसीदास का नाम आया, सूरदास का नाम आया, जायसी का नाम आया, कबीरदास का नाम आया, और तमाम इस परंपरा में कवि हैं। लेकिन इन कवियों में किसी कवि के नाम के आगे आचार्य शब्द का प्रयोग नहीं है। देख रहे हैं ना, कबीरदास, सूरदास, तुलसीदास, लेकिन इन कवियों में से किसी भी नाम के आगे आचार्य शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। लेकिन केशवदास के नाम के पूर्व में आचार्य लगा हुआ है। आचार्य क्यों लगा हुआ है, इसकी चर्चा होगी जब रीतकाल पर व्याख्यान दिया जाएगा, तब इस पर विधिवत चर्चा की जाएगी। अब दूसरा कालखंड हमारा है रीतकाल। रीतकाल के कवि कौन कौन से हैं, उसमें भी तमाम एक लंबी श्रृंखला है रीतकालीन कवियों की, और उसमें चिंतामणि, मतिराम, पद्माकर, रत्नाकर, केशवदास, भूषण, बिहारी, घनानंद, सेनापति, देव इत्यादि कवियों की एक लंबी श्रृंखला है। तो हमको बीए प्रथम वर्ष में भक्ति काल के 4 और रीत काल के 2 कवियों का अध्ययन करना है। भक्ति काल के 4 कवियों में कबीर, जायसी, तुलसी, सूरदास, ये 4 आपके हो गए, और दूसरी तरफ रीत काल के 2 कवि बिहारी और घनानंद। कुल कवियों की संख्या हो गई 6। इन 6 कवियों का अध्ययन आपको विधिवत करना है। और फिर इसके बाद 3 कवि और हैं जिनको हमें संक्षेप में पढ़ना होगा, उनका परिचय मात्र ही हमको प्राप्त करना होगा। उन कवियों में हैं महाकवि भूषण, आचार्य केशवदास और अब्दुल रहीम खान खाना। ये 3 वे कवि हैं जिनको द्रुत पाठ में शामिल किया गया है, और उनका संक्षेप में अध्ययन हमारा अपेक्षित है, अनिवार्य है। दूसरा जो प्रश्न पत्र है, क्लियर हुआ, बीए प्रथम वर्ष में प्रथम प्रश्न पत्र में हमें मध्यकाल को पढ़ना है, और मध्यकाल के अंतर्गत 6 मुख्य कवियों को और 3 गौड़ कवियों का अध्ययन हमें प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत करना होगा। जो बच्चे सेकेंड ईयर के हैं, जो थर्ड ईयर के हैं, उनको याद होगा कि फर्स्ट ईयर में उन्होंने इन्हीं कवियों को पढ़ा था। अच्छा, अब हम बात करते हैं सेकंड पेपर की। सेकंड अर्थात गद्य। गद्य का विकास कब हुआ है? गद्य और पद्य, इन दोनों में किसका जन्म पहले हुआ है? क्या पहले लिखा गया, गद्य या पद्य? गद्य लिखा गया तो उसका कारण क्या है? अगर पद्य लिखा गया तो उसका कारण क्या है? तो उसका कारण क्या है? और लिखा गया तो फिर किन परिस्थितियों में लिखा गया? कौन कौन सी परिस्थितियां ऐसी उत्पन्न हुई जिनसे गद्य साहित्य अपने अस्तित्व में आया? जितना पुराना इतिहास हमारा कविता का है, गद्य का हमारा इतिहास बहुत नया है। एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि हजारों वर्ष पूर्व भी हिंदी में गद्य लिखा गया और आज भी लिखा जा रहा है। लेकिन पूर्व के गद्य का और आज के गद्य का, इनका जो स्वरूप है, इनमें बहुत अंतर है। यही बात हम कविता के बारे में नहीं कह सकते, लेकिन जो गद्य का स्वरूप है वो पर्याप्त अंतर लिए हुए है। और अगर हम देखें कि हिंदी साहित्य की गद्य विधा का विकास किस काल में हुआ है, तो हम निर्भ्रांत रूप से कह सकते हैं कि हिंदी गद्य का वास्तविक विकास आधुनिक काल में हुआ है। ना आदिकाल में, ना भक्ति काल में, ना रीति काल में, बल्कि
हिंदी गद्य का प्रारंभ, हिंदी गद्य का विकास पूरी तरह से आधुनिक काल में आकर के होता है। अब प्रश्न यहाँ पर यह है कि आखिर आधुनिक काल के पूर्व, रीत काल में, भक्ति काल में, आदि काल में हिंदी गद्य अपने अस्तित्व में क्यों नहीं आया? और आधुनिक काल में आखिर ऐसी कौन सी स्थितियां उत्पन्न हो गईं कि हिंदी गद्य का साहित्य में लेखन पुरजोर तरीके से प्रारंभ हुआ और आज हिंदी की जो गद्य विधा है वो बहुत ही संपन्न और समृद्ध हो चुकी है। लेकिन इसका उद्भव विकास आधुनिक काल में ही हुआ है। इसका आशय हमारा ये कहने का आशय हमारा ये नहीं है कि आधुनिक काल के पूर्व गद्य लिखा गया, लेकिन उनका महत्व केवल इसी दृष्टि से है कि वो पुराना साहित्य है, वो सैकड़ों साल पहले लिखा गया है, इसलिए महत्वपूर्ण है। साहित्य के अंतर्गत आने के जो लक्षण होने चाहिए, जो गुण होने चाहिए, उनका उसमें नितांत अभाव है। गद्य की रचनाएं हमको आदिकाल की भी मिलती हैं। वन रत्नाकर, उक्त व्यक्ति प्रकरण, राउल बेल, जो चंपू काव्य है, ये आदिकाल की वे कृतियां हैं जिनमें हिंदी गद्य का प्रयोग हुआ है। मध्यकाल की अगर हम बात करें तो मध्यकाल में तमाम प्रकार के धार्मिक साहित्य का लेखन होता है गद्य में। उनमें 84 वैष्णवों की वार्ता, 252 वैष्णवों की वार्ता, भक्तमाल, कालिदास हजारा, बेताल पच्चीसी, अगहन महात्म्य, बैसाख महात्म्य और इसी तरह से तमाम नाम हैं जो आधुनिक काल के पहले ये सब लिखे गए। लेकिन पाठ्यक्रम में जिस गद्य को सम्मिलित किया गया है वह गद्य आधुनिक काल का है, ना आदिकाल का है, ना मध्यकाल का है। तो ये बात भी दो चीज़ें, इन दो चीज़ों को अगर आप दिमाग में बैठा लेते हैं तो इस लेक्चर का आपका सुनना सार्थक समझिए आप कि हिंदी गद्य का वास्तविक आरंभ आधुनिक काल में हुआ है, पहली बात। साथ ही इसमें यह भी जोड़ना है कि इसका आशय ये कतई नहीं है कि आधुनिक काल के पूर्व गद्य लिखा ही नहीं गया। गद्य लिखा गया लेकिन उसका वो महत्व नहीं है जो आधुनिक काल के गद्य का है। तो इस प्रकार से आधुनिक काल का गद्य साहित्य और मध्यकाल का पद्य साहित्य, ये प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में आधुनिक काल का काव्य आ जाएगा। इसकी बात हम अभी आगे चल के करेंगे। लेकिन जो गद्य साहित्य है, अब हम बात करते हैं गद्य का, तो बड़ा विषय विस्तार है। अब गद्य भी ऐसा तो है नहीं कि गद्य, जितना भी गद्य है, गद्य की जितनी विधाएं हैं उन सारी विधाओं को शामिल कर दिया गया है बीए में, ऐसा भी नहीं है। अब उन गद्य विधाओं में से क्या फर्स्ट ईयर में है, क्या सेकेंड ईयर में है, अब हमें ये देखना है। गद्य और पद्य इन दोनों का अध्ययन हम फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में कर लेंगे। यानी 1000 वर्ष का जो हमारा साहित्य है इसका अध्ययन हमें फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर में मिलकर कर लेना है। फर्स्ट ईयर में मध्यकाल की कविता हो गई और आधुनिक काल का गद्य, सेकेंड ईयर में आधुनिक काल की कविता और आधुनिक काल का गद्य। अब यहाँ पर एक बात आपको अटपटी लग सकती है कि हिंदी गद्य फर्स्ट ईयर में भी है और सेकेंड ईयर में भी है। भाई कविता तो अलग हो गई। प्रथम वर्ष में जो कविता आपने पढ़ी है या पढ़ी जाएगी वो मध्यकाल की है, जो बीए प्रथम वर्ष में है, और फिर कविता आती है आधुनिक काल की कविता।
वो आधुनिक काल की कविता बीए सेकेंड ईयर में आपको मिलेगी। फिर आते हैं फर्स्ट ईयर में। फर्स्ट ईयर में दूसरा पेपर गद्य का होगा, सेकेंड ईयर में भी दूसरा पेपर गद्य का ही होगा। तो फिर गद्य उसमें है, गद्य इसमें है, तो क्या एक ही चीज है? नहीं, एक चीज नहीं है। जैसे कविता वहां पर मध्यकाल की है, सेकेंड ईयर में आधुनिक काल की है, उसी प्रकार से जो हमारा हिंदी गद्य है उसकी तमाम विधाएं हैं, और उन विभिन्न विधाओं को 2 वर्षों में बांट दिया गया। कुछ विधाओं का अध्ययन आपको फर्स्ट ईयर में करना है, कुछ विधाओं का अध्ययन आपको सेकेंड ईयर में करना है। जो बच्चे थर्ड ईयर में पहुंच रहे हैं उनको भी इस बात की जानकारी हो जाए कि उन्होंने अभी तक पढ़ा क्या है, फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ा है, सेकेंड ईयर में क्या पढ़ा है, और थर्ड ईयर में क्या पढ़ेंगे। ये तीनों साल के बच्चों के लिए काम आने वाली लेक्चर वीडियो है। अब हम बात करते हैं हिंदी गद्य विधाओं की। हिंदी गद्य की अनेक विधाएं हैं। उन अनेक विधाओं में अब यहाँ पर अगर ऑफलाइन क्लास होती तो यहाँ सवाल करते आप लोगों से, बच्चों से, और फिर आप लोग उत्तर देते। हम सवाल आपसे यही करते कि हिंदी गद्य की जो विभिन्न विधाएं हैं जिनका जन्म आधुनिक काल में हुआ है, इन विभिन्न गद्य विधाओं में से कितनी विधाओं के नाम आप लोग जानते हैं? क्योंकि उधर से उत्तर आने की कोई प्रत्याशा तो है नहीं, इसलिए खुद ही बता रहे हैं जो हिंदी की हमारी तमाम गद्य विधाएं हैं उसकी कोई एक निश्चित संख्या निर्धारित नहीं है, क्योंकि ये हिंदी है, ये साहित्य है, ये गणित नहीं है। फैक्ट चीज होती है गणित में। गणित में जब तक चीजें फैक्ट नहीं होंगी, तथ्यात्मक नहीं होंगी, सत्य नहीं होंगी, तब तक कोई सवाल हल नहीं होगा। अब हम आपसे पूछें कि 2 किलो अमरूद के दाम कितने होंगे, तो बगैर दाम बताए आप नहीं बता सकते। भाई अगर आपको दाम नहीं बताएंगे कि इस भाव में बताइए इतने किलो के दाम, तो आप कैसे बताएंगे? दो में है, 4 में है, 10 में है या 20 में है। लेकिन जो साहित्य है इसमें इतनी इस तरह से बहुत दावे के साथ मैं इस बात को कहता हूँ कि बात सही है, इतना दावा इसमें नहीं होता है। साहित्य में ये लचीला है, लचीलापन है साहित्य में। अन्य विषय हैं, गणित है, विज्ञान है, इसमें आप जरा भी हेर फेर नहीं कर सकते हैं। साहित्य में आप काफ़ी हेर फेर कर सकते हैं, तमाम गुंजाइश है। वो आगे आने वाले होने वाले जो लेक्चर होंगे उनमें इन बातों पर प्रकाश डाला जाएगा और इसको सिद्ध भी किया जाएगा। हम बात करते हैं हिंदी गद्य की जो विभिन्न विधाएं हैं। तो हम हिंदी गद्य साहित्य, हिंदी गद्य विधाओं के अध्ययन को सुगम बनाने के लिए पारंपरिक रूप से उसे हम विभिन्न विधाओं में बांट लेते हैं। नंबर 1 प्रमुख विधाएं और नंबर 2 गौड़ विधाएं, मुख्य और गौड़। मुख्य विधाओं में जो हिंदी गद्य की मुख्य विधाएं हैं, उन मुख्य विधाओं में निबंध, नाटक, कहानी, उपन्यास और आलोचना, ये 5 विधाएं वह विधाएं हैं जो हिंदी गद्य की मूल विधाएं हैं, प्रमुख विधाएं हैं। नाटक, कहानी, उपन्यास,
आलोचना और क्या बचा, नाटक, कहानी, उपन्यास, आलोचना और निबंध। ठीक है, ये 5 मुख्य विधाएं हैं। और फिर इसके अलावा इसके अतिरिक्त गौड़ विधाएं भी हैं कुछ। उन गौड़ विधाओं में एकांकी, संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, डायरी, यात्रावृत्त, जीवनी, संस्मरण, भेंटवार्ता या इंटरव्यू आदि इत्यादि। अब जो मुख्य विधाएं हैं बताया हमने, निबंध, नाटक, आलोचना, कहानी, उपन्यास, ये 5 जो मुख्य विधाएं हैं, इनमें से आलोचना को आप एकदम बाहर कर दीजिए, क्योंकि शुरुआत में ही हमने इस बात की चर्चा की थी कि हिंदी साहित्य के अंतर्गत गद्य और पद्य को शामिल किया गया है। इसके अतिरिक्त 2 चीज़ें और हैं, काव्य शास्त्र और भाषा शास्त्र। तो इन दोनों विषयों का मतलब BA स्तर पर नहीं है। आलोचना ये भी आगे की चीज़ है। तो आलोचना को अगर हम किनारे कर दें तो फिर ये 4 मुख्य विधाएं हमारे सामने आती हैं, निबंध, नाटक, कहानी और उपन्यास। ये मुख्य विधाएं हैं। तो इन मुख्य विधाओं में से 2 विधाएं, एक नाटक और दूसरा निबंध, 2 और एकांकी, हालांकि प्रमुख विधा तो नहीं है, लेकिन एकांकी को भी इसमें शामिल कर दिया गया है। नाटक और निबंध और एकांकी। तो एकांकी देखा जाए तो नाटक का ही लघु रूप है। तो ये 3 विधाएं आपको फर्स्ट ईयर में पढ़नी होंगी मुख्य विधाओं में से, निबंध और नाटक। नाटक जयशंकर प्रसाद का है, ध्रुव स्वामी नाटक आपके पाठ्यक्रम में है। और निबंध की एक पुस्तक जिसमें 5-6 निबंधकारों की उनके निबंध उसमें संकलित हैं, उसको पढ़ना है। और जो 2 विधाएं हमारी शेष बचती हैं, कहानी और उपन्यास, इन 2 मुख्य विधाओं का अध्ययन हमें सेकेंड ईयर में करना है। और फिर जो बचती हैं गौड़ विधाएं, इसमें संस्मरण, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, डायरी, आत्मकथा, जीवनी, ये जो तमाम विधाएं हैं, इनमें से कुछ विधाओं को एक पुस्तक में शामिल कर दिया गया है, जिनमें संस्मरण हैं, रेखाचित्र हैं, यात्रावृत्त हैं, इंटरव्यू है, रिपोर्टाज है। ये सब जो है एक पुस्तक में शामिल किए गए। यानी एक पुस्तक आपकी हो जाएगी कहानी की, एक उपन्यास आपके पाठ्यक्रम में होगा, और नंबर 3 पर जो हमारी गौड़ विधाएं हैं, मुख्य विधाएं हैं, गौड़ विधाएं जो हमारी हैं, उन गौड़ विधाओं को इसमें शामिल किया गया है। और जो कविता का खंड है, तो मध्यकाल को हमने पढ़ा फर्स्ट ईयर में, और ये आधुनिक काल को हम पढ़ेंगे सेकेंड ईयर में। ठीक, तो हिंदी साहित्य के इतिहास का जो मध्यकाल है, वो मध्यकाल का काव्य फर्स्ट ईयर में, आधुनिक काल का काव्य सेकेंड ईयर में, फिर हिंदी की गद्य विधा के अंतर्गत जो नाटक है, निबंध है और एकांकी, ये 3 विधाएं फर्स्ट ईयर में, और फिर कहानी, उपन्यास के साथ संस्मरण, रेखाचित्र, यात्रावृत्त, इंटरव्यू, रिपोर्टाज, जीवनी इत्यादि, ये जो गद्य विधाएं हमारी हैं, ये सेकेंड ईयर में शामिल की गई। अब इन दोनों वर्षों के अलावा BA तृतीय वर्ष में किस पाठ्यक्रम को शामिल किया गया है, क्या शामिल किया गया है, इसकी चर्चा हम अगले लेक्चर में शामिल करेंगे। और जब उस पाठ्यक्रम को भी फर्स्ट ईयर के बच्चे, सेकेंड ईयर के बच्चे
जब उस लेक्चर को भी देखेंगे तब उनको मालूम हो जाएगा कि वास्तव में स्नातक स्तर पर हिंदी का कितना पाठ्यक्रम, हिंदी का कितना अंश, हिंदी का कौन कौन सा खंड हमारे पाठ्यक्रम में शामिल है और उसका हमें अध्ययन करना है। तो हिंदी का गद्य और पद्य ये दोनों पूरी तरह से शामिल हो चुके हैं बीए प्रथम और द्वितीय वर्ष में। तृतीय वर्ष का जो हमारा पाठ्यक्रम है इसकी चर्चा अगले लेक्चर वीडियोज में की जाएगी। धन्यवाद।